ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, ब्रेनियक आईएएस में आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ नया लाए हैं आपके लिए। तो हम लाए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें मैं कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, फिर उनके पूरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी करूंगा, जिससे आपका वो पूरा टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो इसके माध्यम से अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहते हैं तो वो काफ़ी सुलभ हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज के लेक्चर से हम ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, और जैसा आपको पता है हमने पूरी ज्योग्राफी सीरीज यूपीएससी ओरिएंटेड अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसको देखना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी टॉपिक को पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग करना है तो हमारी लेक्चर सीरीज जाकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 21 जून को सन के साथ क्या होता है। पहला ऑप्शन है डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट द आर्कटिक सर्कल। दूसरा डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट अंटार्कटिक सर्कल। तीसरा साइंस वर्टिकली ओवरहेड एट नून ऑन द इक्वेटर। और चौथा ऑप्शन है साइंस वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कि पहला बोलता है कि आर्कटिक सर्कल्स के जो हॉरिजन है उससे नीचे नहीं जाता, मतलब आर्कटिक सर्कल में सन सेट नहीं होता। दूसरा अंटार्कटिक सर्कल में सेट नहीं होता। तीसरा बोलता है कि इक्वेटर पे ओवरहेड होता है सन एट नून। एंड फोर्थ ऑप्शन बोलता है कि सन शाइन्स वर्टिकली एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता हूँ सीजन्स क्या होते हैं, कैसे डिफरेंट सीजन्स आते हैं, तो और जो समर सोलिस्टिक विंटर सोलिस्टिक ये सब क्या होती हैं। तो चलिए समझते हैं। तो जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं ये सन है, और आपको पता है कि हमारा सन के अराउंड रिवॉल्व करता है अपना 365 डेज में। तो क्या है कि जो हमारा अर्थ है वो अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री बेंड है, लाइक दिस। अगर ये बेंड नहीं होता तो केस वुड बी लाइक दिस, कि उसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये होती, बट इट इज बेंड ऑन इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन बाय 23.5 डिग्री, जिसकी वजह से अलग अलग सीजन में अर्थ का जो एक हेमिस्फेयर है उस पर सनलाइट ज़्यादा पड़ती है, वहां पर समर सीजन रहता है। जबकि दूसरा हेमिस्फेयर है उसका जो एक्सट्रीम पार्ट है, जैसे नॉर्थ में नॉर्थ एक्सट्रीम और साउथ एक्सट्रीम, इट एक्सपीरियंसेस नाइट एज इट इज फार अवे फ्रॉम द सन। और इसी की वजह से चेंज ऑफ सीजन होता है। सो द चेंज ऑफ सीजन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेनली ड्यू टू वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट एंड द वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं कि जून में क्या है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, इट इज नियरर टू द सन, एंड दिस इज अवर साउथ पोल, इट इज डार्कर पार्ट एंड इट इज फार अवे फ्रॉम द सन। और जो नॉर्थ पोल है वहां पर कभी सनसेट नहीं होता, और वहां पर जो इंटेंसिटी होगी सनलाइट की वो ज्यादा हो, क्योंकि वहां पर जो सनलाइट है वो ज्यादा समय के लिए है। सो जून में क्या होता है, वी एक्सपीरियंसेस समर सोलिस्टिक, मतलब जो आर्कटिक सर्कल है वहां पर कभी भी सन सेट नहीं होगा। और दिसंबर में इसका अपोजिट होता है, जो अंटार्कटिक सर्कल है यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फेयर में अंटार्कटिक सर्कल में सनसेट नहीं होगा, जबकि आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देयर इज ऑन ऑलवेज नाइट, वहां पर दिन नहीं होगा। जबकि जो साउदर्न हेमिस्फेयर है वहां पर जो एक्सट्रीम साउथ है वहां पर कभी भी सनसेट नहीं होगा ड्यूरिंग दिसंबर। फिर धीरे धीरे वहां पर ऐसा समय आ जाता है कि शाम सी रहती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय पास होता है देन देयर इज नाइट। तो ये कंप्लीट एक साइकिल है। तो जब जून से सितंबर तक ये पहुंचते हैं, तो सितंबर 22 23 पे क्या होता है, जो अर्थ के तीनों हेमिस्फेयर हैं दे एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड नाइट। 12 घंटे का दिन यहाँ भी होगा, 12 घंटे का दिन यहाँ भी होगा, 12 घंटे का दिन साउदर्न हेमिस्फेयर में भी होगा। तो 12 आवर ऑफ डे एंड 12 आवर ऑफ नाइट। ये कह सकते हैं कि समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक के बीच का समय है। देन अभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सनसेट नहीं हो रहा था, अब क्या होगा कि साउदर्न हेमिस्फेयर में सनसेट नहीं होगा एंड देयर इज ऑलवेज नाइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। फिर जब मार्च आएगा, देन देयर इज ऑल्सो वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं मार्च 2021 में। वहां पर भी जो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर एंड इक्वेटर पे ऑल द थ्री एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, 12 आवर ऑफ डे एंड 12 आवर ऑफ नाइट। यहाँ पर ये जो मार्च और सितंबर 2022 के बीच का जो समय है वहां पर
12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की नाइट होती है। देन अगेन दिस साइकिल रिपीट्स, जून में फिर से ही जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन आ जाएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर सीजन। तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि जून में क्या होता है, द सन डज नॉट सेट बिलो द आर्कटिक सर्कल, पहला ही ऑप्शन सही है। जबकि जो अंटार्कटिक सर्कल है वहां पर नाइट रहती है, तो ये गलत है। तो ये था हमारा आंसर ऑन 21 जून, आंसर ए। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, गोल्डीलॉक जोन्स क्या होते हैं। तो गोल्डीलॉक जोन्स क्या होते हैं, गोल्डीलॉक जोन अर्थ और मार्स के बीच में एक हैबिटेबल जोन है, जहां पर लाइफ मिलने के चांसेस हैं, जहां पर लाइफ सरवाइव कर सकती है। जैसा आपको पता है कि अर्थ पे तो लाइफ है ही, एंड जो मार्स है, मार्स प्लेनेट पर भी साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वहां पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है और उस पर काफी खोज चल रही है। तो दिस गोल्डीलॉक जोन इज अ हैबिटेबल जोन। तो आंसर देखते हैं, द लिमिट्स ऑफ हैबिटेबल जोन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, सेकंड रीजन इनसाइड द अर्थ वेयर शेल गैस इज अवेलेबल, तो ये गलत है। थर्ड ऑप्शन है सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लेनेट इन आउटर स्पेस, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि हैबिटेबल जोन है तो पहला आंसर ही सही है। और डी सर्च फॉर मीटराइट्स, नो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ गोल्डीलॉक जोन, तो इसका आंसर है ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यूपीएससी 2013 में आया था, ऑन द प्लेनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, मतलब अर्थ पर जो साफ पानी है, पीने लायक जो जल है, वो आइस कैप एंड ग्लेशियर्स में है मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर। तो बोल रहा है कि आइस कैप्स और ग्लेशियर को छोड़कर जो रिमेनिंग फ्रेश वाटर है वो किस में सबसे ज्यादा है, किस प्रोपोर्शन, मतलब किस स्टेट में या किस जगह पर जहां पानी फ्रेश वाटर अवेलेबल है, तो सबसे हाईएस्ट प्रोपोर्शन कहाँ है। तो पहला ऑप्शन है एटमॉस्फेयर में इन एस मॉइस्चर एंड क्लाउड्स, दूसरा फ्रेश वाटर इन लेक्स एंड रिवर्स, तीसरा ग्राउंड वाटर, चौथा सॉइल मॉइस्चर। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कहां पर सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर है अपार्ट फ्रॉम आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स इन दिस ऑप्शंस। तो चलिए समझते हैं। जैसा हमने पढ़ा है बचपन में स्कूल लाइफ में कि 97.5% सलाइन वाटर है, जिसमें से 96.5% ओशियन में है, 0.9% अदर सलाइन वाटर, और जो फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी है ऑन द अर्थ इट इज 2.5%, सिर्फ 2.5% जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है अर्थ पर, उस 2.5% में भी 68.7% ग्लेशियर्स में है, एंड 30.1% ग्राउंड वाटर है, एंड 1.2% इज सरफेस वाटर। और इस सरफेस वाटर में भी 69%, जो 1.2% का 69% इज इन फॉर्म ऑफ आइस एंड परमाफ्रॉस्ट जो सरफेस पर हैं। देन लेक्स में इसका 1.2% का 20.9% है। देन एटमॉस्फेयर और अदर लिविंग थिंग्स, रिवर, स्वॉर्म्स, मार्सेस, सॉइल मॉइस्चर। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा कि अपार्ट फ्रॉम आइस कैप्स एंड ग्लेशियर सबसे ज्यादा कहाँ है, एटमॉस्फेयर में नहीं, फ्रेश वाटर एंड लेक्स में नहीं, ग्राउंड वाटर में हाँ। अपार्ट फ्रॉम आइस कैप्स एंड ग्लेशियर द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज ग्राउंड वाटर, तो इसका ये आंसर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी से रिलेटेड है। ऑन द प्लेनेट अर्थ द फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज अमाउंट्स टू अबाउट लेस देन 1% ऑफ टोटल वाटर। बोलता है कि जो प्लेनेट अर्थ पे जो अवेलेबल जो फ्रेश वाटर को हम यूज कर सकते हैं वो 1% से भी कम है। हाँ सही है, क्योंकि जो 2.5% है फ्रेश वाटर उसमें पूरा तो अपन यूज नहीं कर रहे हैं ना, अलग अलग स्टेट में अवेलेबल है वो। सो द वाटर अवेलेबल फॉर यूज इज लेस देन 1%। तो ये ऑप्शन तो मुझे सही लग रहा है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। एंड सेकंड ऑप्शन, of the total fresh water found on the planet earth 95% is bound up in polar ice caps and glaciers। 95% ice caps and glaciers में है, हमने अभी पढ़ा, बताइए इसका आंसर। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है, 95% नहीं है, 67 कुछ परसेंट था इन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। तो पहला ऑप्शन सही है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली 1 ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये बोलता है कि अ पर्सन स्टूड अलोन इन डेजर्ट ऑन अ डार्क नाइट एंड ही वांटेड टू रीच हिज विलेज व्हिच वाज सिचुएटेड 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर ही वाज स्टैंडिंग। मतलब एक बंदा
अंधेरी रात में डेजर्ट में, नो मैंस लैंड में खड़ा है, जहां पर उस पर कोई लाइट सोर्स नहीं है, एकदम डार्क नाइट है, तो उसको पता नहीं चल रहा कि उसका गांव किस तरफ है, क्योंकि उसको इतना पता है कि जहां पर वो खड़ा है उसके ईस्ट में अगर वो 5 किलोमीटर चलेगा तो उसका विलेज या उसका गांव आ जाएगा। बट उस पर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे वो डायरेक्शन जान सके, बट उसको सिर्फ आसमान में पोल स्टार दिख रहा है। तो वो कैसे घर पहुंच सकता है? द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू रीच हिज हाउस, ऑप्शन है डायरेक्शन फेसिंग द पोल स्टार, दूसरा डायरेक्शन अपोजिट टू द पोल स्टार, तीसरा डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट, और चौथा ऑप्शन है डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज राइट। चलिए आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। देखिए जैसे कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है एंड पोल स्टार आपको पता है कि हमेशा जो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो ये उसको नॉर्थ में पोल स्टार दिख रहा है। तो नॉर्थ ऊपर है तो नीचे साउथ है, यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर वेस्ट है, तो उसको ईस्टर्न डायरेक्शन में 5 किलोमीटर जाना है, तो वो इस डायरेक्शन में वॉक करेगा। जब वो ये इस डायरेक्शन में चलेगा तो पोल स्टार उसके लेफ्ट में होगा। डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं कि एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स, जबकि जो कॉमेट्स हैं वो फ्रोजन गैसेस हैं हेल्ड टुगेदर बाय रॉकी एंड मेटेलिक मिनरल्स। और दूसरा ऑप्शन है एस्ट्रॉइड जो जुपिटर एंड मार्स के बीच में मिलते हैं, जबकि कॉमेट्स वीनस और मरकरी के बीच में मिलते हैं। थर्ड ऑप्शन है कॉमेट्स की एक ग्लोविंग टेल होती है, जबकि एस्ट्रॉइड के पास ऐसा कुछ नहीं होता। तो चलिए समझते हैं एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स को। अब सबसे पहले आते हैं एस्ट्रॉइड पर। आपको पता है मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, मतलब पत्थर या रॉकी बॉडीज हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनको हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं। जबकि अगर कोई एस्ट्रॉइड अर्थ के पास से गुजर जाए, अर्थ की क्लोज विसिनिटी के पास से गुजर जाए, तो हम उसको बोलते हैं मीटरॉइड, रॉकी और मेटेलिक फ्रेगमेंट ऑफ एन एस्ट्रॉइड, कॉमेट और प्लेनेट। जो अर्थ के पास से गुजर जाता है तो उसको हम मीटरॉइड बोलते हैं। और मीटियोरॉइड दिखते हैं आसमान में। मीटियोर क्या होता है कि अगर जो मीटरॉइड गुजर रहा है अर्थ के पास से, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर एंटर कर जाए, देन इट इज मीटियोर, द स्ट्रीक ऑफ लाइट सीन व्हेन द मीटरॉइड हीट्स अप इन द एटमॉस्फेयर। जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर कर दे तो वो हीट अप हो जाता है और जलने लगता है, देन इट द स्ट्रीक ऑफ लाइट दिखती है, इसको हम मीटियोर बोलते हैं। मीटियोराइट क्या होता है? जब जो मीटियोर है उसके कुछ कण ग्राउंड तक पहुंच जाएं, देन इट इज नोन एज मीटराइट। द रेमिनेंट ऑफ मीटरॉइड that reaches the earth surface and has survived its passage through atmosphere। जबकि कॉमेट्स आर द फ्रोजन रॉकी मटेरियल सराउंडेड बाय गैस एंड डस्ट, और जो गैस एंड डस्ट जो कॉमेट्स के अराउंड होती है उसको हम कॉमा बोलते हैं। और कॉमेट है वो क्यूपर बेल्ट और ऊट क्लाउड, जो सोलर सिस्टम के आगे हैं, जो अपने 9 प्लैनेट्स हैं उनके काफी आगे जो क्यूपर बेल्ट और ऊट क्लाउड है, वहां से कॉमेट जनरेट होते हैं। और वो जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जो उनका एक्सिस होता है वो काफी लंबा होता है। और कॉमेट की खासियत है कि उसकी एक टेल रहती है लाइक दिस, और ये जो टेल होती है वो सबसे लंबी तब होती है जब वो सन के पास से गुजरता है। और टेल हमेशा जो सन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहती है या सन से अवे पॉइंटेड रहती है। एग्जाम्पल हैं कि हेली कॉमेट, न्यू वाइस 2020 में एक कॉमेट दिखा था जिसको बोला न्यू वाइस 2020, तो ये एग्जाम्पल है। और कॉमेट्स की जो रिवॉल्यूशन टाइम होता है वो काफी लंबा समय होता है। तो अब देखते हैं, अब अपन इजीली इस क्वेश्चन बना देंगे। एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स, चलिए ये सही है, रॉकी प्लैनेटॉइड्स हैं। जबकि कॉमेट फ्रोजन गैस से बनते हैं, हाँ ये सही में लग रहा है, तो पहला ऑप्शन तो मुझे सही लग रहा है। दूसरा एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स, चलो ये सही है। वाइल कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वीनस एंड मरकरी, ये इधर ये आधी स्टेटमेंट गलत है, तो इसको हम गलत कहेंगे, ठीक है। देन थर्ड ऑप्शन कॉमेट शो अ परसेप्टेबल ग्लोविंग टेल, ये सही है, ग्लोविंग टेल होती है जबकि एस्ट्रॉइड के पास नहीं होती। तो 1 and 3 आर करेक्ट, कहाँ है? बी।
बी बोलता है 1 and 3 आर करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेनेट अर्थ बिलो द मेंटल द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ। कोर किसकी बनती है? आपको पता है कोर हैवी मेटल से बनती है। तो ये ऑप्शंस हैं, आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये अर्थ है, तो अर्थ में सबसे पहले ऊपर रहता है एटमॉस्फेयर। फिर जब अर्थ का जो सरफेस है उसके अंतर्गत सबसे पहली लेयर रहती है क्रस्ट की, देन मेंटल, फिर कोर आती है। कोर को भी दो भाग में डिवाइड किया गया, आउटर कोर, इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड स्टेट में रहती है, जबकि इनर कोर सॉलिड रहती है। आपको पता है जो हैवी मिनरल्स हैं वो अंदर चले गए हैं, कोर में हैवी मिनरल्स हैं। तो हैवी मिनरल्स कौन कौन से हैं? एक तो अपना आयरन, दूसरा निकल। तो कोर है ना, उसको लेयर ऑफ नाइफ भी बोलते हैं। निकल एंड आयरन प्रेजेंट रहते हैं कोर में। एल्यूमिनियम की कोर बनती है? नहीं। क्रोमियम? नहीं। आयरन? हाँ, आयरन की बनती है। और निकल की बनती है। सिलिकॉन? नो। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है 2008 यूपीएससी। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट लाइज बिटवीन मार्स एंड यूरेनस। मार्स और यूरेनस के बीच में कौन कौन से प्लेनेट्स हैं? तो सोलर सिस्टम पता है आपको, पहले आप आंसर बताएं इनमें से कौन सा होगा। अर्थ एंड जुपिटर, जुपिटर एंड सैटर्न, सैटर्न एंड नेपट्यून एंड सैटर्न एंड अर्थ। करेक्ट ऑप्शन को कमेंट सेक्शन में बताएं। तो सन का पहला प्लेनेट है मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो ये क्या पूछ रहा है? मार्स और यूरेनस के बीच में कौन कौन से होते हैं? तो मार्स और यूरेनस के बीच में है जुपिटर और सैटर्न, फिर उसके बाद नेपट्यून आता है। तो जुपिटर एंड सैटर्न इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू जो फर्स्ट यूनिट है हमारी यूनिवर्स एंड अर्थ, उससे रिलेटेड कुछ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे टॉपिक्स को। और ये पहला लेक्चर था रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप हमारे लेक्चर्स को पसंद करेंगे तो आगे हम पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ज्योग्राफी, देन पॉलिटी, हिस्ट्री, सारे जो जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। Thank you. This is from Brainiac IAS. I hope the lecture is productive for you.